हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। हम लोग आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए थर्ड सेमेस्टर भूगोल विषय का, ठीक है, यानी जो जियो सब्जेक्ट कोड 201 है, ठीक है, उसका मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। यह जो मॉडल पेपर है टोटल 50 क्वेश्चन का है और यह जो टोटल 50 क्वेश्चन है यह सिलेबस से ही हैं सारे क्वेश्चन। ठीक, तो यह जो मॉडल पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। इससे परीक्षा में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन में तो आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर देखें। और इसके बाद हम मॉडल पेपर 1 है 2 भी हम लाएंगे 2 दिन बाद। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, ठीक है, तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है कि अवशोषित होती है कि प्रवाहित होती है, ठीक है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रवाहित होती है। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जो होती है वह प्रवाहित होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है, तो क्या क्या शामिल है। तो ए है केवल सजीव जीव, बी है सजीव जीव और भौतिक कारक, सी है केवल कीड़े, डी है केवल भौतिक कारक। तो इसका राइट आंसर बी, सजीव जीव और भौतिक कारक, यानी ठीक है जैविक एवं अजैविक दोनों तत्व इसमें शामिल होते हैं कि इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में। तो चाहे सजीव जीव का है या भौतिक कारक, दोनों सजीव जीव यानी जैविक और अजैविक में हो जाएगा भौतिक कारक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था। तो जो पारिस्थितिकी शब्द था वह अनरस्ट हेकेल महोदय ने इसको प्रस्तुत किया था। पारिस्थितिकी शब्द जो दिया था हेकेल महोदय ने, जबकि आकर पारिस्थितिकी तंत्र पूछ दे तो एजी ट्रांसलेट। ठीक है, जब पारिस्थितिकी में तंत्र शब्द जुड़ेगा तो ट्रांसलेट, केवल पारिस्थितिकी पूछेगा तो हेकेल महोदय। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन बनती है, तो किससे बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों से फूड चैन बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देते हैं। बाढ़ को रोका जा सकता है, तो जो बाढ़ है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नदियों पर बांध बनाकर वह वृक्षारोपण करके बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ को। क्वेश्चन नंबर 6। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो जो चिपको आंदोलन था वह मूल रूप से वन कटाई के विरोध में, ठीक है, यह आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको इसका नेतृत्व किया था, यह उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो, तो इसका राइट आंसर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, तो इको मार्क जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, तो खाद्य श्रृंखला है इसको इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं। मानव क्या है, तो यह है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परितंत्र में ऊर्जा यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है। तो यह होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पारितंत्र में यानी परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, 10 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय समस्या से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट हो जाएगा 11 का ए, ठीक है, ओजोन क्षरण। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि में किस कारण से लवण की मात्रा बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर का बी, अति सिंचाई। ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में नहरों से अति सिंचाई हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, लवणों की मात्रा मिट्टी में बढ़ रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा वन उन्मूलन का परिणाम नहीं है। वन उन्मूलन का मतलब था वन को समाप्त करना, उसका परिणाम कौन सा नहीं है। तो ए है भौम जल स्तर में वृद्धि, बी है घटती जैव विविधता, सी है बढ़ता मृदा अपरदन, सी है घटती वृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भवन जल स्तर में वृद्धि। यह वन विनाश का परिणाम नहीं है। ठीक है, बाकी जैव विविधता, घटती जैव विविधता, बढ़ता मृदा अपरदन, घटती वर्षा, यह सब वन उन्मूलन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। तो जो आग है इसको मुख्य रूप से मानव निर्मित, ठीक है, आपदा कहते हैं, जबकि भूस्खलन, सूखा, अपरदन ये सब सारे भौतिक आपदा हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? तो जो भूस्खलन है यह है एक स्थलीय आपदा है, जबकि चक्रवात, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली ये सब वायुमंडलीय आपदा है। ठीक है, जलीय आपदा भी आप लोग पढ़ लेंगे, तीनों आपदा के बारे में पढ़ लेंगे, इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, जब आपदा घटित होती है तो निम्नलिखित में से सबसे पहले राहत के लिए कदम उठाने वाला कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, स्थानीय प्रशासन। जैसे मान लीजिए गोरखपुर जिले में आपदा आ जाए कोई, तो सबसे पहले गोरखपुर का जो स्थानीय प्रशासन है वही सबसे पहले आगे आएगा, उसके बाद ही जाके राज्य सरकार फिर से सहायता भेजेगी, फिर केंद्र सरकार। ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन सबसे पहले कदम उठाएगा राहत वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, भू प्रपट्टी के भीतर वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसको कहते हैं भूकंप केंद्र, यानी भूकंप मूल भी इसे कहते हैं, सिस्मोफोकस इसका इंग्लिश है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप उत्पन्न हो रहा है अंदर, उसको कहते हैं भूकंप केंद्र। और सर्वप्रथम 90 डिग्री पे जहाँ पृथ्वी पे सबसे पहले अनुभव किया जाता है यहाँ ऊपरी परत पे, उसको अधिकेंद्र बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं सुनामी। ठीक है, सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, भूकंप का कारण है? तो जो भूकंप का कारण है वह है टेक्टोनिज्म। ठीक है, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जबकि भू घूर्णन, अनाच्छादन, भू परिभ्रमण या भूकंप का कारण नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण होने वाले तूफानों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं चक्रवात कहते हैं। ठीक है, जबकि जो सुनामी होती है वह समुद्रों में जब भूकंप आता है तब सुनामी उत्पन्न होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे क्या कहा जाता है? कोई एक उष्णकटिबंधीय मान लीजिए चक्रवात है, गोलाकार अंडाकार होता है। ठीक है, तो उसके केंद्र में एक बादल रहित यानी बादल वहाँ पे नहीं होते हैं, एकदम से वायुदाब जो होता है वहाँ पे निम्न होता है। ठीक है, वर्षा नहीं होती है, तो एक शांत क्षेत्र होता है, हवा भी वहाँ नहीं चलती है, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आँख। ठीक है, चक्रवात का आँख बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ आँख है? देखिए ऑप्शन नंबर सी पे क्या है? नेत्र। नेत्र मीन्स आँख, चक्षु भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्मॉग क्या है? तो स्मॉग जो बनता है उसको वह कोहरा और धुआं जब एक ही में मिल जाता है तो उसको स्मॉग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो यह होते हैं वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे भारत की नदियों में प्रदूषण का प्रमुख कारण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुपचारित गंदे नाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? तो जो डायरिया होता है, ठीक है, इसको अतिसार भी बोला जाता है, अतिसार हिंदी में। ठीक है, यह जल प्रदूषण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन पानी में पौधों और जानवरों के विलुप्त होने का कारण है? तो इसका राइट आंसर है सी, ऑक्सीजन की कमी। जब जल प्रदूषण हो जाता है तो पानियों में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, तो पौधों और जानवर विलुप्त होने लगते हैं, यानी समाप्त होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अक्सर बाढ़ का अनुभव करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, असम। असम राज्य सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य भारत का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, तटीय आंध्र और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? तो जैसे ठीक है, भारत का दक्षिणी हिस्सा है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे उड़ीसा है, तो ये यहाँ पे क्या होते हैं? चक्रवात के कारण बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा, ठीक है, होती है, इसको प्राकृतिक आपदा, तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, चक्रवात के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, वैश्विक तापन में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान है? तो इसका राइट आंसर डी, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, गैस, प्राकृतिक, इससे क्या होता है? वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण किस मंडल के तापमान में वृद्धि होती है? तो यह होती है क्षोभ मंडल के तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस गैस को प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है, जबकि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, जलवाष्प, इस सबको ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक पर्यावरण को विशुद्ध करने के लिए सही नहीं है। ठीक है, विशुद्ध मतलब उसको खराब करने के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ए है वनों की कटाई, बी है वनारोपण, सी है तटीय क्षेत्रों का विकास, डी है शहरी विकास। तो वन
यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे अगर वन लगा देते हैं तो इसको कहते हैं वन रोपण, ठीक है। तो जब वन रोपण होगा तो प्राकृतिक पर्यावरण उससे खराब नहीं होगा, यानी विषुप्त नहीं होगा, और नहीं तो उसका संवर्धन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, वन रोपण। क्वेश्चन नंबर 33, एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं। तो जो एक ही पारिस्थितिकी तंत्र, मान लिया कोई जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई स्थलीय है, ठीक है, तो वहाँ सभी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है क्या कहलाती हैं, तो उसको कहते हैं खाद्य जाल, ठीक है। क्या कहते हैं, खाद्य जाल, यानी फूड चैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो यह होता है क्वेश्चन नंबर 34 का जगह राइट आंसर ए, उत्पादक द्वारा। उत्पादक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, हरे पेड़ पौधे, समस्त हरे पेड़ पौधे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर का सी, वन जो है यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। जबकि एक बांध का जलाशय, मान लीजिए जो बांध मनुष्य बना देता है वहाँ जलाशय निर्मित हो जाता है, वह कृत्रिम है। धान का खेत भी कृत्रिम है, जबकि जो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य जो भी होते हैं यह सब क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, पारिस्थितिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो जो पारिस्थितिकी शब्द है वह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है, तो वह है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैविक विविधता के संरक्षण के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, वातावरण में पोषक पदार्थों को पुनर्चक्रण करने में सहायक सुनिश्चित सूक्ष्मजीवों को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसको कहते हैं अपघटक। अपघटक जो होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, पुनर्चक्रण, पदार्थों का क्या करता है, पुनर्चक्रण, यानी जब कोई भी जैविक तत्व मृत प्राय हो जाता है तो जो अपघटक होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको उसमें जो खनिज तत्व होता है उसको अलग अलग अपने मात्रा में करके मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी प्रदूषक है, तो यह है मिथाइल आइसोसाइनेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला में उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता को सही रूप में प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, पादप, यानी हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधों को मान लीजिए कौन खाएगा, खरगोश, ठीक है, खरगोश को कौन खाएगा, बाघ। तो ये होगा हरे पेड़ पौधे जो होता है, ठीक है, उत्पादक हो जाएंगे, शाकाहारी खरगोश हो जाएगा, अब मांसाहारी क्या होगा, बाघ। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का जैविक घटक है, तो जीवमंडल का जैविक घटक कौन है, ए है मिट्टी, बी है प्रोटीन, सी है फास्फोरस, डी है कवक। तो जो कवक है यह क्या है, जैविक घटक है, जबकि मिट्टी, प्रोटीन, फास्फोरस ये सब हो जाए अजैविक घटक, ठीक है। तो कौन कौन से अजैविक घटक होते हैं, कौन कौन से जैविक घटक आप लोग पढ़े ही होंगे। जैविक घटक में जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, ठीक है, मनुष्य भी उसमें शामिल है। जबकि अजैविक में मिट्टी, प्रोटीन, फास्फोरस, तापमान, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या हो जाए, अजैविक। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन संचयी प्रकोप है। संचयी बताए थे हम, क्या होता है, लंबे समय तक जो प्रभाव डालता है उसको होता है संचयी, ठीक है। तो इसमें कौन संचयी प्रकोप है, तो इसका राइट आंसर डी, बाढ़ जो है यह संचयी प्रकोप है, ठीक है। ऐसे सूखा भी संचयी प्रकोप है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तूफान देखते हैं आता है 10-20 मिनट में समाप्त हो जाता है। भूकंप जो है वह भी आता है 2-4-10 सेकंड में समाप्त हो जाता है। सुनामी भी 2-4-10 सेकंड में समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो तुरंत समाप्त हो जाती है वह तत्कालिक प्रकोप होता है, ठीक है। संचय यानी जो लंबे समय तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 43, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो जो मृदा अपरदन है उसको समोच्च रेखी जुताई के द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। जबकि वन विद्वान द्वारा मृदा अपरदन बढ़ेगा, अति सिंचाई चराई द्वारा भी मृदा अपरदन बढ़ेगा, वनस्पति अगर काट देंगे तो भी मृदा अपरदन बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो ए है तड़ित झंझा, बी है आंधी तूफान, सी है भूकंप, डी है चक्रवात। तो इसका राइट आंसर होगा सी, भूकंप का, ठीक है, सटीक भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, जबकि तड़ित झंझा, आंधी तूफान और चक्रवात का सटीक भविष्यवाणी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में लचीलापन शब्द का क्या अर्थ है, तो जो लचीलापन शब्द का अर्थ है आपदा के प्रभावों का विरोध करने के लिए एक समुदाय की क्षमता, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो नकारात्मक प्रभाव ये शहरीकरण का नहीं है, ये है वनों की कटाई, बी है प्रदूषण,
सी है अपशिष्ट का चक्रण, डी है जैव विविधता के नुकसान। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अपशिष्ट का जो चक्रण है यह नकारात्मक नहीं प्रभाव है, यह सकारात्मक प्रभाव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सूखे का मानव जनित कारक है? तो सूखे का मानव जो जनित कारक ये है, इसका राइट आंसर होगा नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सूखे का मानव जनित कारक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाँ मानव जनित कारक नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एल नीनो जो है यह निम्नलिखित में से सूखे का मानव जनित एक कारक एल नीनो नहीं है, जबकि वनों उन्मूलन, पानी की अधिक मांग, अति चराई, ये सब सूखे का मानव जनित कारक है। ठीक है। जो एल नीनो है यह क्या है? मानव जनित कारक नहीं है, यह प्राकृतिक कारक है। देखिए जब एल नीनो आता है तो भारत वर्ष में सूखा आ जाता है, तो यह प्राकृतिक कारक है। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सुधार कर लेंगे। क्वेश्चन 48, भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि कहलाती है, तो इसको कहते हैं मृदा अपरदन। मान लिया यह मृदा है, खूब बारिश हो रही है तो इसकी ऊपरी परत क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए। ठीक है, दूसरी जगह चली जाए, इसको कहते हैं मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 49, वनों की कटाई के प्रभाव पर निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। यह जंगली जानवर के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है, यह स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है, यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, इससे मृदा अपरदन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, वन अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यह जंगली जानवर के प्राकृतिक आवास को तो नष्ट कर देगा। ठीक है, यह स्थानीय मौसम के रूप को भी परिवर्तित करेगा, इससे मृदा अपरदन भी होगी। अब वन काटने से पुनर्चक्रण, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण नहीं होगा। ठीक है, इसी राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह लिंडमैन एक विद्वान थे कि निम्नलिखित नियमों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर बी, लिंडमैन का 10% सिद्धांत। इन्होंने कहा था, ठीक है, प्रत्येक चरण, मान लीजिए यह पादप है, इस पादप को अगर, ठीक है, हरे पेड़ पौधों को अगर शाकाहारी खाता है तो हरे पेड़ पौधे में अगर 100% ऊर्जा है, तो जब शाकाहारी जीव जंतु इसको खाएगा तो इसको 10% केवल मिलेगा। ठीक है, अब इस खरगोश को यानी मांसाहारी कोई खाएगा, मान लिया बाघ खा रहा है, तो इसको इस 10% का फिर यहाँ पे 10% मिलेगा। ठीक है, तो यह था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय भूगोल BA 3rd सेमेस्टर का, ठीक है, मॉडल पेपर था, सब्जेक्ट कोड 201 का। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट 2 भी देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।